नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें हम भक्ति काल तक के क्वेश्चन पहले की क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम रीतिकाल पढ़ेंगे। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया है। इसका समय संवत 1700 से 1900 तक है। तो आज हम रीतिकाल में प्रकरण 1 पढ़ेंगे, उनका सामान्य परिचय। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। पहले तो दोस्तों हम देखते हैं सामान्य परिचय इसका। पहले तो हम देखते हैं कि रीतिकाल से हमारा अभिप्राय क्या है। तो रीतिकाल का मतलब क्या है? रीतिकाल में जिसमें निश्चित प्रणाली जो होती है उसके अनुसार काव्य कला का विकास हुआ है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। उन्होंने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक माना है। आचार्य शुक्ल ने इस काल में क्या किया है? बहुत सारे रीति ग्रंथों का प्राचुर्य देखकर इसका नामकरण रीतिकाल रखा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने देखा भक्ति काल जो है और रीतिकाल दोनों के काल को हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है। और रीति का अर्थ है पद्धति। रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की जो प्रधानता के कारण इस काल को हम क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल में क्या क्या बताया गया है? इसमें रस का वर्णन है, अलंकार, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आज सबकी प्रचुरता बहुत अधिक मात्रा में बताई गई है। लक्षण ग्रंथों की इसमें प्रधानता होती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। तो आज हम रीतिकाल के कुछ क्वेश्चन प्रकरण 1 से सामान्य परिचय से देखते हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आज शुरू करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का सामान्य परिचय से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कर्णाभरण, श्रुतभूषण, भूभूषण नामक अलंकार संबंधी ग्रंथ जो है वो किसने लिखा? कर्णाभरण, श्रुतभूषण, भूभूषण नामक अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखा? तो नरहरि कवि के साथी कर्नेश कवि ने लिखा है। ये सारे ग्रंथ किसने लिखे हैं? कि नरहर कवि के साथी कर्नेश कवि ने लिखे हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं, बुक में भी ये बताया गया है कि हिंदी काव्य अब पूर्ण पौढ़ता को पहुंच गया था। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। अब इसमें क्या है? नरहरि कवि के साथी कर्नेश कवि ने क्या लिखा? कर्णाभरण, श्रुतभूषण और भूभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि कर्णाभरण, श्रुतभूषण, भूभूषण नामक अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखे? तो नरहर कवि के साथी कर्नेश कवि ने। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है, काव्य के शव अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किसने किया? काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किसने किया? रीतिकाल के प्रारंभ में। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं कि रीतिकाल के प्रारंभ में काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? केशव दास ने किया। किसके अनुसार ये माना गया है कि काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया केशव दास ने? तो शुक्ल के अनुसार ये माना गया है। अब केशवदास का क्या है? काव्य खेती का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया। किसका? काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया। आगे का क्वेश्चन है, किसने कहा कि केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे? किसके अनुसार है ये कथन? किसके अनुसार है? तो ये कथन आपका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। किसके अनुसार है? आचार्य शुक्ल के अनुसार है। वो उनको चमत्कारवादी
कवि मानते हैं। आगे का क्वेश्चन, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है? तो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि में काफी मतभेद है। इसमें रीतिकाल के प्रवर्तक कवि केशव दास मैंने लिखा है, लेकिन इसमें चिंतामणि भी हो सकते हैं। चिंतामणि, आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? चिंतामणि को के रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और केशव दास को किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। हम आगे अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि दो इनके मत का खंडन कैसे हुआ, कैसे इन्होंने माना है। तो लेकिन चिंतामणि को ही रीतकाल का प्रवर्तक माना है। यहाँ पे केशव दास भी है और चिंतामणि दोनों हैं, लेकिन केशव दास अगर आएगा तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक केशव दास हैं, और अगर चिंतामणि आएगा तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक चिंतामणि हैं। अब केशव दास कौन है? केशव दास अलंकारवादी आचार्य माने गए हैं। आगे का क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषताएं बताइए। देखिए, रीतिकाल की विशेषताओं में रीतिकाल में नायिका भेद, लक्षण ग्रंथ, ये सब की काफी ज्यादा प्रचुरता थी। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें रीतिकाल की विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं कि रीतिकाल में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण होता था। रीतिकाल में श्रृंगार रस की बहुत ज्यादा प्रधानता थी, अलंकारिकता की प्रधानता थी। ब्रज विस्तृत अवधि भाषा का प्रयोग था। किसमें? रीतिकाल में। रस, रीत, अलंकार आदि सबका काफी ज्यादा प्रचलन था। मुक्तक काव्य रचनाएं थी और नीत और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं होती थी। किसमें? रीतिकाल में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें हैं, रीतिकाल की विशेषताएं हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपरों में। तो ये आप अपना बुक में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप तक आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो। तो देखते चलिए। आगे का क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों के प्रमुख छंद क्या थे? रीतकाल के कवियों के प्रमुख छंद क्या थे? तो कवित्व और जो सवैये थे वो रीतिकाल में के कवियों के जो प्रमुख छंद थे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय क्या है? तो रीतिकाल का समय शुक्ल जी के अनुसार 1700 से 1900 संवत, 1700 से 1900 तक ये किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार। और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जो है वो सन 1643 से 1843 तक माना गया है। मैं नागेंद्र का भी ये मत यहाँ पे लिख दी हूँ। तो शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 तक और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1643 से 1843 माना गया है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। अब आगे इसमें एक टॉपिक और देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को विभिन्न नामों से पुकारा है। जैसे रीतिकाल का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। कई विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया है। रीतिकाल को उन्होंने अलग अलग नाम से परिभाषित किया है। तो जिसमें आते हैं मिश्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। इनके अनुसार रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। जो रमाशंकर शुक्ल रसाल है वो रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन है वो रीतिकाल को रीतिकाव्य या द आर्स पोयाटिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले पेपर में कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहा है, रीतिकाल को द आर्स पोयाटिका कहा है इसको। आगे का क्वेश्चन है, श्रृंगार सागर नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो श्रृंगार सागर नामक ग्रंथ मोहन लाल मिश्र ने लिखा। और श्रृंगार सागर कैसा ग्रंथ है? तो श्रृंगार संबंधी ग्रंथ है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक भी रिवीजन करते हुए चलिएगा। बुक अपना रिवीजन कर लेंगे तो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो वो आपको बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि हमने ये बुक में पढ़ा है। तो ये बुक से ही है। तो
आप एक बार अगर आप जिसके पास बुक हो वो बुक ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि शुक्ल जी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और शुक्ल जी की बुक से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपके पास बुक है तो उसको रिवीजन करिए, और नहीं है तो मैं उसमें से ही क्वेश्चन करा रही हूँ, जिससे आपका रिवीजन आराम से होता हुआ चला जाएगा। आगे का क्वेश्चन, रीति सुभाषा कवित्त की वर्णत बुध अनुसार, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो रीत सुभाषा कवित्त की वर्णत बुध अनुसार पंक्तियां चिंतामणि की हैं। आगे का, सु कबिन हूँ की कहूँ कृपा समुझ कबिन को पंथ, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां भूषण की हैं। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये नोट डाउन करते हुए चलिएगा। भूषण जी कहते हैं कि सु कबिन हूँ की कहूँ कृपा समुझ कबिन को पंथ। आगे का क्वेश्चन है, रीति काल के प्रवर्तक में काल क्रम की दृष्टि से किस कवि को पहला कवि माना गया है? क्या पूछा गया है कि रीति काल के प्रवर्तक में काल क्रम की दृष्टि से किस कवि को पहला कवि माना गया है? तो रीति काल के प्रवर्तक में काल क्रम की अगर दृष्टि से हम देखते हैं तो कृपाराम को रीति काल का प्रवर्तक माना गया है। आगे का क्वेश्चन, और कृपा राम रस निरूपण भी करते थे। आगे का क्वेश्चन है, चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? तो चंद्रालोक के रचनाकार जयदेव हैं। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकार महाराज जसवंत सिंह हैं। इन्होंने अपने भाषा भूषण की रचना किसके आधार पर की है? चंद्रालोक के आधार पर की है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महाराज जसवंत सिंह है, उन्होंने अपनी भाषा भूषण की रचना किस आधार पर की है? तो चंद्रालोक के आधार पर की है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, ये तीनों ग्रंथ किस कवि के हैं? तो ये तीनों ग्रंथ चिंतामणि के हैं। और कब लिखा है इन्होंने? 1700 इसका समय है। ये रीति काल का आरंभ इन्हीं से माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काल का आरंभ इन्हीं से मानते हैं। शुक्ल जी चिंतामणि को ही मानते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये मानते हैं कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अब एक और पॉइंट देखते हैं कि पिंगल या छंद शास्त्र पर एक पुस्तक भी चिंतामणि ने लिखी है। क्वेश्चन पूछ सकता है, पिंगल या छंद शास्त्र पर पुस्तक किसने लिखी है? तो चिंतामणि ने लिखी है। आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन है कि शुक्ल जी का। देखते हैं, हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी में जो लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुआ करते थे, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते हैं। वे वास्तव में कवि थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। तो ये शुक्ल जी के अनुसार ये कथन है और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। आगे का क्वेश्चन, काव्य के साधारणता कितने भेद बताए गए हैं? तो काव्य के साधारणता 2 भेद बताए गए हैं, एक श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। और ये किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार काव्य की साधारणता 2 भेद बताए गए हैं, श्रव्य और दृश्य। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य के 2 भेद बताए हैं। आगे का क्वेश्चन, काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? तो काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? भिखारी दास है। इंपॉर्टेंट है, ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? भिखारी दास जी हैं। अब भिखारी दास की एक पंक्तियां हम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काव्य की रीत सीखी सु कबिन सो, काव्य की रीत सीखी सो कबिन सो। तो ये पंक्तियां भिखारी दास जी की है और काव्य निर्णय इनकी रचना है। आगे एक कथन है जो इम्पॉर्टेंट, कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो भी शुक्ल जी के अनुसार जो कथन होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो देखते हैं, किसके अनुसार भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा या परिवर्तित रूप है। देखिए इसमें इस बुक में ये है टोटल। आप अगर आपके पास बुक है तो अंडरलाइन जरूर करते हुए चलिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट मुझे ज़्यादा लगा वो मैं नोट डाउन कर दी हूँ। बाकी अगर आपके पास बुक है तो आप यहाँ से
और यहाँ तक ये अंडरलाइन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या था कि भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा या परिवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से बस इतना ही अंतर है। ये ऐसे कथन देके और पूछा जा सकता है कि किस कवि का है, तो ये शुक्ल जी के अनुसार ये कथन कहा गया है। क्लियर हुआ? अब एक कथन शुक्ल जी का और है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना ना था, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति का निरूपण करना। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं रीत ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। रीति काल के जो रीत ग्रंथों के जो कर्ता थे वो भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति का निरूपण करना। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। आगे का क्वेश्चन है, वाग्धारा बधी हुई नालियों में ही प्रभावित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत गोचर और अगोचर विषय रसिक होकर सामने आने से रह गए। ये पंक्तियां किस प्रकरण से ली गई हैं और कहाँ से? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई कथन आपको दे दिया गया, कोई पंक्तियां दे दी गई और पूछ लिया गया कि ये कहाँ से और किस प्रकरण से लिया गया है। तो ये कथन रीतिकाल के प्रकरण 1 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रीतिकाल के प्रकरण 1 से। आगे का है, भूषण अक्षय कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक रसस्थलों पर सदोष है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां आचार्य शुक्ल की हैं। वह भूषण के बारे में कहते हैं कि वे देखिए क्या कहते हैं कि वे अच्छे कवि तो थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था। अब देखिए यहाँ तो बड़ाई भी कर दिया उनके, लेकिन फिर क्या बोल दिया, आलोचना भी करने में थकते नहीं हैं। फिर क्या बोलते हैं कि पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां आचार्य शुक्ल की हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये पूछ सकते हैं किसके बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने ये पंक्तियां? तो भूषण के बारे में कहा है। तो पंक्तियां कथन जरूर आप नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे है, सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्मा चिंतामणि मतिराम भूषण सुजानिए। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां भिखारी दास की हैं। देखिए यहाँ पे ये पंक्तियां हैं, इसको अंडरलाइन करिएगा कि सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्मा चिंतामणि मतिराम भूषण सुजानिए। ये पंक्तियां भिखारी दास की है। आगे क्या बोलते हैं, ये अलग अलग पंक्तियां ऐसे पूछ सकते हैं कि लीलावर सेनापति निपट नेवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए। ये इसमें रीतिकाल के जितने कवि हैं उनका वर्णन ये यहाँ पे किया है इन्होंने। आलम रहीम रसखान सुंदरादिक अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिए और ब्रज भाषा हित ब्रज भाषा ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कवित्व की बानी हूँ सो जानिए। तो ये किसका है? ये भिखारी दास का है। भिखारी दास का है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। और यहाँ पे दास जी कहते हैं, दास जी ने एक पंक्तियां और कही हैं तुलसी और गंग तक के बारे में कि तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये भी किसकी है? ये भिखारी दास की है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये दोनों। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन है, एक पंक्ति है कि रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां चिंतामणि की हैं। आगे एक पंक्ति और है, एक है अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीति, अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां देव की हैं। देव जी कहते हैं कि अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। तो ये पंक्तियां देव की हैं। ये चिंतामणि की भी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे है, आचार्य लोग तो कविता करने को रीत सिखलाते। ये आचार्य लोग कौन से आचार्य हैं?
संस्कृत के आचारों के बारे में बताया गया है कि आचार लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं। मानव व संसार में यह कहते हैं कि अमुक विषय के वर्णों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। ये कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन मिश्रबंधु का है। मिश्रबंधु क्या कहते हैं? मिश्रबंधु क्या कहते हैं कि आचार लोग तो कविता करने की क्या सिखलाते हैं? रीत सिखलाते हैं। मानव व संसार से कह सकते हैं कि अमुक विषय के वर्णों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं, अमुक प्रकार के अनुपयोगी। तो ये किसका कथन है? मिश्रबंधु का कथन है। आगे है, रीतिकाल को सबसे पहले श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को सबसे पहले श्रृंगार काल आचार्य शुक्ल ने कहा है। वैसे हम क्या जानते हैं कि श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि रीतिकाल को सबसे पहले श्रृंगार काल किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि रीतिकाल को सबसे पहले श्रृंगार काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने केशोदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा, जबकि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है। और यही वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है कि जो शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि ही क्या कहते हैं? रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। अब देखिए, यहाँ दो पंक्तियां हैं। ये एक आचार्य शुक्ल की पंक्तियां हैं, एक डॉक्टर नगेंद्र की पंक्तियां हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि केशव अलंकारवादी आचार्य थे। वो मानते हैं कि केशव अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने आचार्य भामा आदि अलंकारवादियों का अनुकरण भी किया था। आगे की रीत परंपरा रसवादी ही रही, ना कि अलंकारवादी। ये बोलते थे कि केशव अलंकारवादी आचार्य थे, उन्होंने भाभा आदि अलंकारवादियों का अनुकरण किया, लेकिन आगे जो रीत परंपरा थी वो रसवादी ही रही, ना कि अलंकारवादी। चूंकि चिंतामणि त्रिपाठी में रसवादी परंपरा का अनुकरण साफ तौर पर दिखाई देने लगता है, इसलिए वहीं से इस परंपरा की शुरुआत माननी चाहिए। ये कथन आचार्य शुक्ल का है, वो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अब इसका खंडन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र देखिए क्या कहते हैं कि यह ठीक है कि रीत परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही, किंतु केशव संकीर्ण रूप से अलंकारवादी नहीं थे, इसलिए उनका अलंकारवाद रसवाद का विरोधी नहीं है। अतः इस आधार पर उनके प्रवर्तक होने को असंदिग्ध नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? नगेंद्र इनको रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और शुक्ल जी चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, पर वास्तविकता चिंतामणि को ही माना गया है। और ये दोनों पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नगेंद्र के अनुसार है, ये आचार्य शुक्ल के अनुसार, इसलिए दोनों पंक्तियां मैंने यहाँ पे दे दी हैं। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट 2-4 लाइन रीतिकाल के बारे में बता रही हूँ कि गुंडेपन और सोहदेपन का काल रीतिकाल को किसने कहा? तो गुंडेपन और सोहदेपन का काल रीतिकाल को मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा। आगे का क्वेश्चन है, ललित कलाओं का काल किसने कहा रीतिकाल को? तो ललित कलाओं का काल रीतिकाल को नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं। आगे है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह रीतिकाल को किसने कहा है? तो डॉक्टर गंगाराम मिश्र ने रीतिकाल को सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह किया है। तो ये 33 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे कराए हैं प्रकरण 1 से। यहाँ पे हमारा प्रकरण 1 उनका सामान्य परिचय समाप्त होता है। अब हम कल प्रकरण 2 शुरू करेंगे कल की क्लास में, जिसमें हम रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण, उनके प्रमुख कवि और उनसे संबंधित रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा 33 क्वेश्चन प्रकरण 1 सामान्य परिचय समाप्त होता है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने आपको दे दिया है और आप नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।